हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। यह आपके सीटेट के लिए, इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए भी यह खास है। क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछता है दोस्तों, ठीक है। खास करके आपके सीटेट में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी का मतलब होता है कहानी दोस्तों, और यह कहानी वो होगी जिसको कोहलबर्ग ने अपने बच्चों पर प्रयोग करते समय जो है सुनाया था, ठीक है। यह जानने के लिए कि उनके अंदर कितना नैतिकता का विकास हो चुका है। तो हम आइए पहले उस स्टोरी को सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने हाइजीन नाम का एक व्यक्ति होगा, सुना होगा शायद बहुत लोगों ने, और बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। हाइजीन नाम की एक व्यक्ति था दोस्तों, उसकी एक पत्नी थी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी। इतना ज़्यादा बीमार थी वो कि हाइजीन बहुत घबरा गया इस चीज़ को देखकर। फिर वह भागता हुआ जाता है एक मेडिकल स्टोर पर। मेडिकल स्टोर पर इसके साथ क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। वह उनसे जो है पूरी दवाइयों का रेट पूछता है, और वह जो दुकानदार होता है उन दवाइयों का रेट ऐसे बताता है, इतना ज़्यादा हाई बता देता है कि हाइजीन जो होते हैं वह रेट को सुनकर घबरा जाते हैं। क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है, पैसा नहीं होता है कि वो दवा को खरीद सकें और अपनी बीवी का जो है इलाज करवा सके, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, उस मेडिकल स्टोर से जो है चोरी कर लेते हैं। किसकी चोरी कर लेते हैं, तो उस दवा की चोरी कर लेते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इनके पास इतना बजट नहीं होता है कि ये जो है पैसे से उस दवा को जो है खरीद सके और अपनी वाइफ का जो है इलाज करवा सकें। इसलिए इनको जो है मजबूरन उस दवा की जो है चोरी करनी पड़ी। उस मेडिकल स्टोर से जो है उन्होंने जो है दवा को चोरी कर ली और ले आए वो, और अपने बीवी को जो है इलाज करवाए और वो ठीक हो गई। तो यहीं से जो है कोहलबर्ग जो थे वो अपने बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, क्या चोरी करना गलत बात है? हाइजीन को क्या चोरी करना चाहिए था? हाइजीन को क्या ऐसा करना चाहिए था? तो वो जो है इस कहानी को सुनाकर अपने बच्चों से ऐसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछते रहे, ठीक है। यही जानने के लिए कि जो है इनके नैतिक सिद्धांत का जो है कितना ज़्यादा प्रभाव है या फिर नहीं है, ठीक है, बच्चों पर। तो अब हम जानेंगे, चलिए इस सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते थे। ये छोटी सी स्टोरी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है, हाइजीन की कहानी के बारे में। तो ये बहुत छोटी सी थी, आपको पता हो गई होगी, अब आप भूलेंगे नहीं। तो आइए अब जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत के जो है बारे में आप सबको पता ही होगा, और विद्यार्थियों ने जो बीटीसी बीएड किया होगा कुछ पढ़े भी होंगे, आपके सिलेबस में रहा होगा दोस्तों। तो फिर भी एक बार आप सब रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। सर्वप्रथम कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे ये आपको पता होना चाहिए। तो वो अमेरिका के थे दोस्त, ठीक है, अमेरिका के थे दोस्तों। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, तो बच्चों पर किया था। इन्होंने अवस्थाएं जो है कितनी बताई हैं दोस्तों, 3 स्तर की जो है अवस्थाएं बताई हैं, उसमें 6 भाग हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किन्होंने, कोहलबर्ग ने। तो इनकी जो नैतिक सिद्धांत का जो अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों, और इस अवस्था को हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। इनमें अवस्थाओं में जो है क्या खासियत है, क्या महत्वपूर्ण है, जो कि ये कोहलबर्ग ने बताए हैं, ठीक है। तो पहली अवस्था जो होती है, जान लीजिए उसकी जो है आयु कितने से कितने वर्ष की होती है और किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। पहली अवस्था जो होती है दोस्तों वो आपकी होती है पूर्व परंपरागत स्तर, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्तर है दोस्तों। इसमें जो है बच्चा कितने एज का होता है, तो 4 से लेकर 14 वर्ष तक होता है। इसको पूर्व नैतिक स्तर भी कहा जाता है, ठीक है, इस नाम से भी आपको याद होना चाहिए। और दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताया है दोस्तों वो है परंपरागत स्तर, ठीक है, इसको नैतिक स्तर कहा जाता है दोस्तों। इसकी जो आयु सीमा होती है बच्चों की, इसमें 10 से लेकर 13 वर्ष तक होती है, ठीक है दोस्तों। तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है दोस्तों
पश्च परंपरागत अवस्था, जिसको उत्तर नैतिक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो बालक की आयु होती है दोस्तों वो सिर्फ 13 वर्ष होती है, 13 वर्ष से अधिक हो जाती है, कम नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो एक हम महत्वपूर्ण जो है फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि कोहलबर्ग जी ने कहा है कि 0 से जो है 4 वर्ष के बालकों में जो है नैतिकता नहीं पाई जाती, इसलिए जो है इन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, इसके ऊपर के बालकों को जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में समाहित किया हुआ है, क्योंकि 0 से 4 वर्ष तक के बालकों में जो है नैतिकता का विकास नहीं होता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनको जानकारी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है इतना कि कोहलबर्ग जी ने 0 से 4 वर्ष के बालकों को नहीं लिया है, क्योंकि दोस्तों उस 0 से 4 वर्ष तक के बालकों में जो है नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, एक एक करके सभी नैतिकता के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, दूसरी अवस्था जो आपकी आती है दोस्तों 10 से 13 वर्ष। ठीक है, अभी हमने पहली अवस्था को पढ़ा था, पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है दोस्तों, और उसमें जो है दंड और पुरस्कार जो है पाया जाता है। अगर बालक को जो है पुरस्कार दिया जाता है तो वह पढ़ता है, अगर उसे दंडित किया जाता है तो वह नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो दूसरी अवस्था है दोस्तों, दूसरी अवस्था है आपकी परंपरागत या फिर नैतिक स्तर की अवस्था। इसमें जो है बालकों की आयु कितनी होती है तो 10 से 13 वर्ष। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें क्या जो है महत्वपूर्ण होता है इस एज में, इस अवस्था में, ऐसा जो है कोहलबर्ग ने जो बताया है, तो इसमें जो विशेष होता है दोस्तों वो है आपका जब बालक जो है परंपराओं को समझने लगता है, अपने घर के माता पिता, दोस्त, समाज से जो वह व्यवहार करता है, जो उसको जो है प्रशंसा मिलती है, उसी कार्य को करना वो पसंद करता है। मतलब अगर 10 से जो है 13 वर्ष तक जो भी बालक होंगे, अगर वो घर में कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसकी तारीफ़ कर देंगे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और भी अच्छा अच्छा कार्य करने में जो है अपना मन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही वो बता रहे हैं, बालक जो होता है एक दूसरे का जो है सम्मान करने लगता है, परिवार में कैसे क्या बात करना है सब कुछ समझने लगता है इस अवस्था में। तो कोहलबर्ग ने जो है अपने नैतिक सिद्धांत में यही बताया है कि जब बालक जो है परंपराओं को समझने लगता है, बालक एक दूसरे का सम्मान भी करने लगता है, वह अपने माता पिता, दोस्त व समाज से जो है मिलने जुलने लगता है, उठने बैठने लगता है, सबको जो है समझने लगता है, समान रूप से व्यवहार करता है, तो उसको जो प्रशंसा मिलती है, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वह अंदर से बहुत खुश हो जाता है और वह उसी कार्य को पसंद करता है जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसकी जो है तारीफ़ की जाती है, उसके घर में तारीफ़ की जाती है, उसके मित्र लोग करते हैं, पास पड़ोस के लोग करते हैं, तो वही वो कार्य करता है, अन्यथा अदर कोई कार्य वह करता नहीं है। ठीक है, तो उसको जो है एक खुशी मिलती है, प्रशंसा से जो है खुशी मिलती है। तो वही वह कहना चाह रहे हैं कि इस अवस्था में जो है बालकों का नैतिक का विकास जो होता है इतना हुआ रहता है कि वह ये सब कार्य को जो है करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, किस लिए कार्य करते हैं दोस्तों? वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, उनको जो है सम्मान जो है बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, अपने ऊपर गर्व महसूस होने लगता है, इसलिए वह उसी कार्य को करना पसंद करते हैं जिसको लोग तारीफ़ करें। ठीक है, तो वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी यह कार्य करता है, वह नियम व व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाता है कि हमको जो है कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे नहीं, किस कार्य को करने से जो है डांट पड़ेगी घर पर, किस कार्य को करने से जो है प्रशंसा मिलती है, तो सब चीज़ का जो है वह जानकार हो जाता है और वह वही कार्य करता है जो उसको पसंद होता है। ठीक है, इसकी जो महत्वपूर्ण जो होगी इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं परंपरागत अवस्था की, तो जो है प्रशंसा की अवस्था इसको कहा जाता है। ये विशेष रूप से आपको याद होना चाहिए, यह पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रशंसा की अवस्था किस जो है कोहलबर्ग के किस सिद्धांत को कहा गया है, तो आपको बताना है परंपरागत अवस्था के सिद्धांत को जो है प्रशंसा की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी आती है तीसरी अवस्था। इन्होंने तीसरे अवस्था में क्या कहा है? तीसरे अवस्था में बालकों की वर्ष जो है आयु कितनी होती है, तो 13 से अधिक हो जाती है। ठीक है,
तीसरी अवस्था में बालकों की आयु 13 वर्ष से जो है अधिक हो जाती है, 14 हो जाती है, 15, 16 हो जाती है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है, या फिर आप पश्चिम परंपरागत अवस्था भी कह सकते हैं, नैतिक अवस्था भी कह सकते हैं। 3 नामों से इसको जो है जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए, किसी भी नाम से आपके प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी वर्ष पूछे, इसमें बालकों की वर्ष कितनी होती है? तो 13 से अधिक, ये आपको नहीं भूलना है। इस सिद्धांत में क्या विशेष है, क्या खास है, जिसको जो है इन्होंने जो है बताया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें जो बालक होता है 13 वर्ष की उम्र के आगे जो बालक होता है, ये जो बालक होता है समाज से जुड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, समाज से जुड़ जाता है, समाज के लिए कार्य करने लगता है। वो समझने लगता है कि समाज में रहकर कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे कार्य नहीं करना चाहिए, और वह वही कार्य करता है जो सही लगता है उसको। ठीक है, समाज के नैतिक नियम का जो है पालन करता है। वह अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करता है, जिसमें जो है सभी लोगों की सहभागिता होती है, वही कार्य को वह करना पसंद करता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो बालक होता है वह अपने अंतरात्मा की बात मानता है, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करने लगता है। ये नहीं कि जो जैसे भड़का दिया, जो जैसे कह दिया वह वैसे करना लगता है, नहीं, ऐसे नहीं करता बालक इस अवस्था में। इस अवस्था में बालक जो है अपने अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनता है, अपने दिल दिमाग से कार्य करना चालू कर देता है, अपनी बुद्धि, तर्क वितर्क, विवेक का भी प्रयोग करने लगता है कि हाँ, हम इस कार्य को करेंगे तो हमारे माता पिता क्या सोचेंगे, समाज के लोग क्या सोचेंगे, अर्थात हमको क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, उन सब को जो है इसके अंदर क्षमता आ जाती है सोचने और समझने की। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने यही कहा है अपने तीसरी जो है परंपरागत अवस्था में। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो बालक होता है पूर्ण रूप से नैतिकता का जो है पूर्ण भावना से इसका विकास हो जाता है। प्रेम विवाह भी इसी अवस्था में कर सकता है। अपने चिंतन का प्रयोग सामाजिक नियमों पर जो है लागू करते हैं। ये इतने ज़्यादा समझदार होते हैं कि हर चीज़ को जो है ये समझने लगते हैं, और इनके अंदर जो है नैतिकता का पूर्ण रूप से जो है विकास हो जाता है। ठीक है, ये हर कार्य को सही गलत, अच्छा भला बुरा क्या होगा, इतना इनके अंदर समझदारी आ जाती है कि ये हर तरफ से जो है निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। कौन? इस अवस्था के बालक। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस अवस्था में दोस्तों इस चीज़ की भावना इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि पहली अवस्था में हमने पढ़ा था कि उसमें जो है नैतिकता का अभाव पाया जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वह जो है कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन इसमें वो भावना नहीं पाई जाती है। ठीक है, कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, क्या कहना है क्या समझना है पता नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं सोचता है, सब कुछ वह अच्छे से कर लेता है पहली अवस्था की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, प्रथम अवस्था को जो है क्या कहेंगे? पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि अभी आपने पढ़ा कि जो है नैतिक स्तर पर जो है 14 वर्ष तक इनका जो है एज होती है। ठीक है, 4 से 14 वर्ष तक जो होती है वो नैतिक स्तर की एज होती है। इसको पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहा जाता है। नैतिक तर्कणा या फिर नैतिक दुविधा कैसी होती है, इसमें अंतर भी देख लेते हैं हम दोनों में। देखिए, अंतर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूछा जाता है दोस्तों अंतर। ठीक है, कि नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा, कैसी कैसी दुविधाएं आती हैं, कौन कौन सी वो तर्क वितर्क करता है अपने अंदर। जैसे कि नैतिक तर्कणा में आप सब समझ लीजिए, जहाँ तर्क के आधार पर कार्य करते हैं। और इसमें नैतिक दुविधा किसको कहते हैं दोस्तों? बालक के सामने दो समान जो है नैतिक स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें से किसी एक का जो है चुनाव करना होता है। यह नैतिक स्थिति या नैतिक दुविधा के रूप में जानी जाती है। और जो है नैतिक तर्कणा या फिर तर्क किसको कहते हैं? तो जहाँ तर्क के आधार पर कार्य करते हैं, जैसे कि दो समान स्थिति में गलत सही का तर्क करना पड़े, तो नैतिक
तर्कणा की जो है स्थिति होती है। ठीक है, ये आप अंतर समझ गए कि नैतिक तर्कणा किसे कहते हैं, नैतिक दुविधा किसे कहते हैं। जहाँ तर्क के आधार पर कार्य करते हैं, जहाँ दो समान स्थिति में गलत सही का जो है चुनाव करना पड़े, वहाँ पर नैतिक तर्कणा होती है दोस्तों। और जहाँ पर बालक के सामने दो समान नैतिक स्थिति उत्पन्न होती हो और उसमें से किसी एक का जो है चुनाव करना हो, यह नैतिक स्थिति होती है, मतलब नैतिक दुविधा के रूप में जो है जानी जाती है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। कैसे, तो जान लेते हैं कैसे। जैसे पहले दंड अभिमुखता के आधार पर तथा आज्ञा पालन अभिमुखता होती है, और आत्मा अभिरुचि अभिमुखता जो है, ये सभी क्या है, नैतिक तर्कणा ही तो है, नैतिक दुविधा के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण बारे में जान ले, थोड़ी फैक्ट के बारे में। तो नैतिक दुविधा को जो है नैतिक तर्कणा का जो है नाम किसने दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रश्न हैं, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कि नैतिक दुविधा को नैतिक तर्कणा का नाम किसने दिया था दोस्तों, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है और पूछता भी है। तो इसका जो है उत्तर आप सबको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नैतिक दुविधा को जो है नैतिक तर्कणा का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो ये थे आपके जो है कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास है दोस्तों। ये खासकर आपके सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब इसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो। इस ऐसे ही हम आप सबके लिए वीडियो लाते रहेंगे, आप सब देखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल पे। अगर आप सब नए होंगे दोस्तों, तो हमारा चैनल जो एजुकेशन 24/7 है, आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपको प्रतिदिन वीडियो दी जाती है दोस्तों, सीटेट की, यूपी टेट, सुपर टेट सभी की दी जाती है दोस्तों। हम प्रैक्टिस सेट भी ले आएंगे इस जल्द ही। पहले आप सब इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से मस्त से मुस्कुराते हुए हमेशा पढ़ाई करिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, टाटा बाय बाय।